Hi everyone, you are most welcome to this session, and today you can see we are on the session number 2 of structural organization in animal. The chapter also has a fancy name called as animal tissue. Before this हमने इससे एक सेशन किया था जिसमें हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट किया है जहाँ हमने 30 क्वेश्चंस लगा चुके हैं. आज की हमारी इस इंटरेक्शन में हम लोग और 30 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर रियली ऑसम क्वेश्चंस, राइट. सो इफ़ यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस टिल द एंड आई एश्योर यू दैट आपका चैप्टर जो है वो सवालों के साथ ही रिवाइज हो जाएगा. तो ये स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस मुलाकात को. और शर्त आपको पता है ना, सवाल को आप खुद से देखेंगे, अटैम्प्ट करेंगे और इसके बाद ही इसके सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ने वाले हैं. फाइन. तो पहला सवाल है आपके स्क्रीन के सामने, खुद से एक बार देखिए, अटैम्प्ट कीजिए एंड फिर हम इसका आंसर जो है प्रॉपर डिटेल में देख रहे होंगे. होपफुली वीडियो को आपने पॉज किया होगा. सवाल नंबर 1 कह रहा है द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स नो फाइबर्स, मैट्रिक्स, सेल्स या ऑल ऑफ दीज. तो यार जो आपके पास लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, पहले तो उसका नाम बताओ. क्या है आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू? सो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इज नथिंग बट योर ब्लड, है ना. और वैसे हम जानते हैं कि आपके पास जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, अगर सॉल्यूशन की बात की जाए, सो जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? हाँ जी, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन? तो अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि आपका कोई भी जो कनेक्टिव टिश्यू है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है. एक तो उसके अंदर होते हैं ग्राउंड मैट्रिक्स, या मैं कह सकता हूँ ग्राउंड सब्सटेंस, राइट. या उसके अंदर पाया जाता है क्या, आपके पास फाइबर्स पाए जाएंगे, प्रोटीन फाइबर्स लाइक कोलेजन्स. और तीसरा उसमें पाया जाता है आपके पास कुछ सेल्स, सम सेल्स. These cells can be reticular cells, plasma cells, macrophages, fibroblast, mast cells, right. तो डिफरेंट तरह की सेल्स यहाँ पे पाई जा सकती हैं, राइट. तो ये 3 चीज़ों से मिलकर आपका कनेक्टिव टिश्यू बनता है, एक्सेप्ट 1. आपको पता है कि जो आपका ब्लड है ना, ब्लड भी आपका एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है, मगर इट हैज़ नो फाइबर्स. इसके पास कोई भी फाइबर्स नहीं पाए जाते. तो एक लौता ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसके पास फाइबर्स नहीं होंगे, ओनली ऑफ क्या होगा, सम सेल्स होंगी और ग्राउंड सब्सटेंस होगा, वो है आपका ब्लड और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. तो वी कैन से कि आपके पास जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है इसके पास क्या नहीं होते, फाइबर्स नहीं पाए जाते. दैट्स वाई वो लिक्विड फॉर्म में है ना. अगर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, और जब भी हम टिश्यू शब्द का नाम लेते हैं, टिश्यू के सुनने के बाद हमारे मन में क्या आता है, कोई सॉलिड स्ट्रक्चर, राइट. But yes, we have a liquid structure also, which is also called as a tissue, and that's your blood. Done. Super clear. आते हैं अगले सवाल पे. Question number 2, saying that reticular cells जो होते हैं उनका नेचर क्या होता है. तो अगेन जो मैंने आपको यहाँ पे ये सब्सटेंसेस दिखाए ना, इनमें से जो आपके पास सम सेल्स हैं, है ना, जो सेल्स पाई जाती हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कौन कौन सी सेल्स होती हैं मैं आपको उसके नाम बताता हूँ. उससे पहले आप क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर हम इसका आंसर साथ में देखने वाले हैं. डन कर लिया. देखिए, तो अगर सेल्स की बात की जाए तो हमारे पास सेल्स पाई जाती हैं, जैसे मैक्रोफेजेस हो सकती हैं इसके अंदर, राइट. प्लाज्मा सेल्स हो सकती है, इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट हो सकती है, एडिपोसाइट्स हो सकती है, मास्ट सेल्स हो सकती है, ठीक है. इसके अलावा मीजेनकाइमल सेल्स हो सकती है, रेटिकुलर सेल्स हो सकती है, इसके अलावा पिगमेंटेड सेल्स हो सकती है. ओके, सो ये सब तरह की सेल्स जो है पाई जा सकती हैं किसके अंदर, आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर. इसमें से सबके फंक्शंस हमने पढ़े हैं सेशन के दौरान, लेकिन हम अगर बात करें स्पेसिफिकली रेटिकुलर सेल्स के बारे में, तो रेटिकुलर सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, दीज आर बेसिकली इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस. तो ये सेल्स जो होते हैं ये फैगोसाइटिक इन नेचर होती है. इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, मीजेनकाइमल सेल्स जो होती हैं ये आपके सिक्रेटरी नेचर की होती है, ये सिक्रेशन में रोल प्ले करेंगी. प्लाज्मा सेल्स जो है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो ये इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करने वाली है. तो ऐसे हमने हम सबके फंक्शंस पढ़े थे, राइट. तो फ्रॉम दिस चार्ट वी कैन इजिली जज कि यार आपकी रेटिकुलर सेल्स है वो कैसे नेचर की है, दे आर फैगोसाइटिक नेचर. डन हो गया सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, saying that Hawaiian canal with its surrounding lamella. तो एक तो वो कह रहा है हर्वेशियन कैनाल, दूसरा वो कह रहा है लैमेला, और तीसरा वो कह रहा है ऑस्टियोसाइट्स. इन तीनों से मिलके जो यूनिट बनती है, यूनिट ऑफ बॉन्ड, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं?
तो आपको क्वेश्चन होपफुली आपने अटेम्प्ट किया होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी विच इज ऑस्टियोन, है ना। बच्चों को बहुत डाउट होता है, एक वर्ड हमारे पास है ऑस्टियोसाइट, एक है ऑस्टियोसाइट, दूसरा वर्ड हमारे पास है दैट इज योर ऑस्टियोन, तीसरा वर्ड है ऑस्टियोब्लास्ट और चौथा वर्ड है ऑस्टियोक्लास्ट, और एक वर्ड और होता है ऑसिफिकेशन। और एक है ऑसिन। तो 5-6 वर्ड्स हमारे पास हैं जो बहुत सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन इन सबका मतलब अलग अलग है ना। ऑस्टियोसाइट्स जो है ये आपके पास सेल्स होती हैं विच इज फाउंड इन द बोन्स, तो वी कैन से सेल ऑफ बोन, वी कॉल देम ऑस्टियोसाइट्स। यही ऑस्टियोसाइट दो तरह की हो सकती हैं, अगर को वो बोन को प्रमोट कर रही है, लेंथ या उसकी विड्थ को बढ़ा रही है, तो वी कॉल देम ऑस्टियोब्लास्ट। लेकिन वहीं अगर उसकी एक बोन जो होती है उसकी ग्रोथ को लिमिट करना है, तो सेल्स को मारने वाली सेल्स कौन सी होती हैं, वो होती हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये दोनों क्या करती हैं, ये मेंटेन करती हैं ग्रोथ ऑफ बोन, मेंटेन ग्रोथ ऑफ बोन। फाइन। तो ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स दोनों आपस में बैलेंस तरीके से काम करती है, ठीक है। ऑसिफिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन इज कॉल्ड एज ऑसिफिकेशन। ऑसिन जो है ये प्रोटीन ऑफ बोन है, जो आपके बोन में प्रोटीन होता है उसे आप ऑसिन कहते हो, तो दिस इज द प्रोटीन ऑफ बोन। इसके अलावा ऑस्टियोन की बात करें तो ये है यूनिट ऑफ बोन, यूनिट ऑफ बोन। और ये जो ऑस्टियोन है ये किससे मिलके बनता है, तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं विच यू हैव टू रिमेंबर एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं, इसमें आपकी 3 चीज़ें आएंगी। एक आएगी हर्वेशियन कैनाल, ठीक है, हैवर्सियन कैनाल, दूसरा पाया जाएगा लैमेला, और तीसरी पाई जाएगी इसमें ऑस्टियोसाइट्स। ये तीनों चीजें मिलके इन तीनों कंबाइंड यूनिट को आप कहते हो एज अ ऑस्टियोन। फाइन, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो हमने जब स्ट्रक्चर देखा था बोन का, है ना, तो हमने वहाँ पे हर्वेशियन कैनाल, वॉक्समैन कैनाल, उसके अलावा लैक्यूना, लैमिले, ऑस्टियोसाइट्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स वहाँ हमने देखे थे, राइट। तो उनमें से 3 पार्ट्स को मिला के ऑस्टियोन फॉर्म होता है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाइस। अगले सवाल पे आ जाओ। कह रहा है इन कैमल्स, है ना, जो ऊँट होती है ना, आज तो कैमल भी ब्रांड बन चुका है, तो कैमल वी कैन से इरिथ्रोसाइट्स आर ओवल एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, ओवल न्यूक्लिएटेड, सर्कुलर, बाइकॉन्वेक्स एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, या सर्कुलर, बाइकॉन्केव एंड न्यूक्लिएटेड। कैमल छोड़ो, तुम अपना बता दो मुझे, तुम्हारा कैसा होता है। अगर बात करूँ तुम्हारी जो आरबीसी है वो किस शेप की है, तो अगर देखा जाए तो नॉर्मल मैमेलियन आरबीसी की बात करें ना, तो वो आपको पता है बाइकॉन्वेक्स होती है ना, बाइकॉन्केव होती है, राइट, और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। इसके अलावा उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज का उनका लाइफ स्पैन होता है। काउंट कितना होता है, काउंट होता है उनका 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, है ना। आपसे पूछे कोई लार्जेस्ट आरबीसी किसकी है और स्मॉलेस्ट आरबीसी कौन से किस एनिमल की है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट आरबीसी जो होती है वो होती है आपकी मस्क डियर की, मस्क डियर, और लार्जेस्ट आरबीसी जो होती है वो होती है किसकी, वो होती है प्रोटियस और एम्फीन्यूमा, एम्फीन्यूमा एंड प्रोटियस। हॉल तो ऐसा कुछ यहाँ पे हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, मगर हाँ फ्लो में मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं आरबीसी के बारे में। अच्छा, अगर यहाँ टॉपिक पे वापस आए तो देखो मैंने यहाँ पे बताया कि यार हम सबकी आरबीसी बाइकॉन्केव शेप की होती है और ई न्यूक्लिएटेड होती है, एक्सेप्ट 2-3 मैमल्स जैसे हैं, जैसे लामा हो गया, कैमल हो गई, कीवी हो गया, है ना, ईमू, सॉरी ईमू, लामा और कैमल, ये 3 ऐसे मैमल्स हैं जिनमें आप देखेंगे कि जो आरबीसी है वो कैसी होती है, ओवल शेप की होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। तो वी कैन से बी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स एन एक्सेप्शन। तो देखा जाए तो एक्सेप्शन, इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन क्या है, दैट इज लामा, एक एनिमल है, इसके अलावा कैमल, एंड तीसरा क्या है, ईमू। तो ये 3 ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास आरबीसी जो होती है वो बाय ओवल शेप की होती है या बाय कॉन्वेक्स शेप की होती है, बाय
कॉन्वेक्स, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। फाइन, तो ये बात आप याद रखेंगे एज अ नोट पॉइंट। और कहा जाता है ऐसा, मतलब इसका कोई स्टिल प्रूफ नहीं है, बट हाँ इट्स अ टॉपिक ऑफ रिसर्च कि यार कैमल्स में जो शेप है आरबीसी की वो ओवल है एंड वो उसके वाटर को रिटेंशन करने में हेल्प करती है, ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, बिकॉज जो कैमल है वो डेजर्ट एरिया में रहता है तो उसको पानी को रिटेन करना है अपनी बॉडी के अंदर, तो उसमें ये वाली आरबीसीज हेल्प करती है। फाइन, फिफ्थ क्वेश्चन, saying that in embryonic stage erythrocytes develop from, erythrocytes means RBC, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब तुम इद्दू से थे ना, पिद्दू से, उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी में आरबीसी कौन बना रहा था? फाइन, कौन बना था? हालांकि क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, आई टेल यू, बट बिफोर दिस पहले इसका आंसर देखते हैं। होपफुली आपने क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट किया होगा। देखें, देखो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है ना, या पहले मैं फीटस स्टेज कहता हूँ, तो फीटस स्टेज में हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स बन जाते हैं, कौन कौन से? लिवर और स्प्लीन, और वो दो ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रॉपर्ली आरबीसी की या एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारे पास होते हैं, जैसे आप बड़े होगे, जैसे आप चाइल्ड बनोगे, टीनेजर बनोगे, एडल्ट, है ना, ओल्ड, सो उस टाइम पे क्या होगा, इस जीवन के अंतराल में आप ये जो प्रोसेस होता है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीसीज को बनाने की या ब्लड सेल्स को बनाने की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है किसको? आपकी बोन मैरो को, लॉन्ग बोन मैरोस को। ठीक है, तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो फीटस है ना, फिर इसके बाद आएगा चाइल्ड से, और फिर आएगा टीनेजर्स टू ओल्ड, ये सारे आपके फेजेस हैं। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक फेज भी होगा, आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। तो यार स्टार्टिंग में आप बात कर सकते हैं, जो फीटस है उसके अंदर आरबीसी या एरिथ्रोपोइसिस कौन करता है? एरिथ्रोपोइसिस जो है वो की जाती है किसके द्वारा? इट इज डन बाय टू ऑर्गन्स, दैट इज योर स्प्लीन एंड लिवर। तो ये दो ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन करते हैं किसकी? ब्लड सेल्स की। सेकेंडली, चाइल्ड के अंदर भी आपके पास बोन मैरो है और इसमें भी बोन मैरो है, बोन मैरो, बट डिपेंड करता है कैसी बोन मैरो, है ना। लॉन्ग बोन्स जैसे कि आपकी स्टर्नम हो गई, रिब्स हो गई, और आप कह सकते हो वर्टिब्रा हो गया, शोल्डर हो गए, आपके स्कल हो गई, क्रेनियम हो गई, अगर ये वाली बोन्स फॉर्म कर रही हैं, है ना, ये वाली बोन्स आरबीसी कहाँ बनाती है? टीनेजर्स के अंदर, ओल्ड के अंदर, एडल्ट के अंदर। लेकिन चाइल्ड के अंदर आरबीसी कौन बनाता है? बोन्स ही बनाती है, बोन मैरो ही बनाती है, लेकिन लॉन्ग बोन्स नहीं बनाती, फ्लैट बोन्स बनाती है, जैसे कि आपके फेशियल्स की जो बोन्स होती हैं वो बनाती है। तो हल्का सा डिफरेंस आ जाता है, बाकी हाँ बोन मैरो आप लिखोगे तो वो सही है। ठीक है, बाकी मोर प्रिसाइजली आप कह सकते हैं कि जो लॉन्ग बोन मैरो होती है ना, वो फॉर्म करती है आरबीसी इन द केस ऑफ टीनेजर्स। फाइन, अब सर एम्ब्रियोनिक क्यों लिखा? बिकॉज एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आरबीसी फॉर्म होती है वो फॉर्म करता है यॉर्क सैक। फाइन, तो बाकी क्वेश्चन में एम्ब्रियोनिक फीटस सेम ही मान सकते हो आप, तो आप स्प्लीन एंड लिवर ही लगाएंगे। बाकी स्टिल अगर आपको प्रिसाइज आंसर चाहिए तो आपका प्रिसाइज आंसर आपके सामने है, तो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। डन, नेक्स्ट पे आ जाए। सिक्स्थ क्वेश्चन, सेइंग बोन मैरो अकर इन, तो मैंने जस्ट आपको बताया है ना, बोन मैरो जो एरिथ्रोसाइट्स बनाती है वो कहाँ बनाती है? कौन सी बोन्स बनाती है? सोचो, देखा आंसर? करेक्ट, तो आंसर लगाया क्या? हाँ, तो हम कह सकते हैं कि यार आपके पास जो लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे आपकी रिब्स की बोन हो गई, देखो इसको है ना आप ऐसे याद रख लो कि आपका पूरा थोरेसिक चैम्बर में क्या क्या आता है? आपकी रिब्स आती है, स्टर्नम आती है, वर्टिब्रा आता है, शोल्डर भी आप काउंट कर लो यहाँ पे, और आपकी क्रेनियम काउंट कर लो। ये सब आपकी बनाती हैं क्या? ये सब बनाती हैं आपकी एक तरीके से बोन, लाइक एरिथ्रोपोइसिस। सो एरिथ्रोपोइसिस जो होता है ना, वो कौन परफॉर्म करता है? तो इसमें आपके पास आएंगे लॉन्ग बोन में जो बोन मैरो होती है, किसके अंदर? एडल्ट्स के अंदर, टीनेजर्स के अंदर। ठीक है, इन टीनेजर्स एंड एडल्ट। सो वहां पे कौन बनाएंगे? कौन कौन सी बोन्स हैं आपके पास? सो यू हैव द बोन्स लाइक स्टर्नम, इसके अलावा आप कह सकते हैं स्टर्नम के अलावा रिब्स, ठीक है, वर्टिब्रा, इसके अलावा शोल्डर, इसके अलावा स्कल, स्कल में आने वाली क्रेनियम। तो ये सारी ऐसी बोन्स हैं जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करेंगे, एंड वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल।
डन, नेक्स्ट पे आ जाए। 7 क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच वन इज अ फैक्टर फॉर मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। तो जब जब सवाल आएगा कि आरबीसी की फॉर्मेशन में किसकी जरूरत होगी या क्लॉटिंग में किसकी मदद होगी, तो आपको दो नाम हमेशा, दो वाइटामिन हमेशा याद रखने हैं। देखिए आंसर, होपफुली आपने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन खुद से। चलिए सॉल्यूशन के ऊपर अगर मैं आऊं तो मैं कह सकता हूं एक तो नाम आएगा विटामिन के का और एक नाम आएगा विटामिन B12 का। तो याद रखना विटामिन B12 जो है ये मैचुरेशन ऑफ आरबीसी में रोल प्ले करता है, मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी ना तो क्या हो जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी कैन लीड टू पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। डन। सेकेंडली ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें तो विटामिन के जो है ये किस में रोल प्ले करेगा, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इंटरनल ब्लीडिंग या फिर क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, नो ब्लड क्लॉटिंग, नो ब्लड क्लॉटिंग, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली विटामिन के करता है क्या है, ये सिंथेसिस में मदद करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, जो कि आपको पता है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, तो उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी एंड दैट इज हाउ वी कैन जज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द एरिथ्रोसाइट्स, सो विटामिन B12 इज अ करेक्ट आंसर। सिंपल, हल्का सा डेटा अगर आपको याद है तो यार सवाल तो यूँ बन जाएगा इसमें। बाकी हाँ, सवाल को याद रख पाओ तो सवाल बन जाएगा, नहीं याद रख पाओगे तो फिर टाटा बाय बाय, है ना। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है बोन मैरो इज एब्सेंट इन द बोन्स ऑफ। तो किसकी बोन्स में बोन मैरो नहीं होती, अला बोन मैरो ही नहीं होगी तो आरबीसी कैसे बनेंगी, एरिथ्रोपोइसिस कैसे होगा। तो देखते हैं कौन है वो, गेस बाय योरसेल्फ। बिकॉज बच्चे इस क्वेश्चन को तो मुझे लगता है कि वो इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, मगर इस चैप्टर में ज़बरदस्ती घुसाया जा सकता है। आपने अगर एनिमल किंगडम पढ़ा है तो आप इस चैप्टर में लाइक इसको रिलेट कर सकते हैं, राइट। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, है ना। बर्ड्स जो होती है ना, एप्स, आपको पता है उनके पास कैसी बोन्स होती हैं, दे हैव अ न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं जो कि उनकी एक करेक्टरिस्टिक है ना, ताकि लाइट बोन्स उनके पास हो एंड इजी टू फ्लाई, इजी टू फ्लाई। तो इसलिए उनके पास न्यूमेटिक बोन्स है, उसके अंदर बोन मैरो नहीं होता। तो सर वो आरबीसीज कैसे बनाएंगे, तो यार एक्चुअली उनके अंदर भी बोन मैरो ही है जो कि प्राइमरी साइट है आरबीसी की या फिर एरिथ्रोपोइसिस की। बट एक्चुअली उनके पास डिफरेंट बोन्स होंगे, मतलब हर बोन में बोन मैरो नहीं होगी उनके पास, वो हमारे साथ भी नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप बात की जाए तो उनके पास भी प्राइमरी साइट क्या है, प्राइमरी साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस जो है ना, प्राइमरी साइट एरिथ्रोपोइसिस की वो क्या है, वो सेम है, बोन मैरो, बोन मैरो। लेकिन वो नॉर्मल बोन्स की बोन मैरो नहीं होगी, वो अलग है थोड़ा सा, है ना। तो आप चैप्टर जब डिटेल में पढ़ते हो वहाँ पे आप पढ़ते हो इसके बारे में। इसके अलावा जो बर्ड्स है ना, उनके पास थाइमस भी होता है एंड दैट थाइमस बेसिकली फॉर्म्स व्हाट, थाइमस बनाता है आपकी लिम्फोसाइट्स, और फिर ये लिम्फोसाइट जो है ये फर्दर स्प्लीन और लिवर में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स में। तो इस तरीके से वो एरिथ्रोपोइसिस को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लीन एंड लिवर। फाइन, स्प्लीन एंड लिवर। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए डील करते हैं। सेइंग व्हाट विल हैपन इफ द लिगामेंट आर कट और ब्रोकन। अगर लिगामेंट टूट जाए, कट जाए तो क्या होगा। उससे पहले आपको पता होना चाहिए लिगामेंट करता क्या है ना। तो मैं क्वेश्चन को और कंफ्यूजिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे टेंडोन नाम को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो टेंडोन्स और लिगामेंट, पहले सोचो इनमें से कौन क्या करता है और फिर बताओ कि इनमें से क्या होगा। गेस बाय योरसेल्फ, गेस बाय योरसेल्फ। यस, देखें आंसर। चलिए अब मैं गेसेस मतलब सीधा आपको आंसर ही बता रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं कि यार जो आपके पास लिगामेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं सर, बोन टू बोन। और जो टेंडोन्स होते हैं वो बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। फाइन, वो ऐसा करते हैं। अब अगर बोन लिगामेंट जो है वो टियर हो जाएगा तो क्या होगा, बोन बोन के साथ फिक्स नहीं हो पाएगी और उस वजह से क्या होगा, नी में प्रॉब्लम होगी, वॉकिंग में प्रॉब्लम होगी। और आप कह सकते हैं कि जो जनरली स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, राइट, जो एथलीट्स होते हैं, उनमें जनरली देखा जाता है कि यार लिगामेंट टियर हो गया।
और फिर लिगामेंट टियर बहुत ईजिली जुड़ता भी नहीं है, उसको सर्जरी के थ्रू जोड़ा जाता है, राइट। सो इट्स लाइक वेरी पेनफुल एंड वी कैन से इसकी वजह से क्या होगा, बोन जो है वो अनफिक्स हो जाएगी। फाइन, सी इज द करेक्ट आंसर। सर ये क्वेश्चन इंक्लूड क्यों किया, बिकॉज इसमें ना थोड़े से सिमिलर से ऑप्शंस थे, तो बच्चे ए और सी ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, मगर अब आपको याद रखना है कि यार सी इज द करेक्ट आंसर। डन, नेक्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10, सेइंग एडजेसेंट सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय। तो ये एक टॉपिक है जिसपे हमने इससे पहले कभी सवाल नहीं किया, बट अब आया है ये सवाल जॉइंट्स के ऊपर बेस्ड। लाइक एक सेल दूसरे सेल से जैसे कनेक्टेड होती है ना, तो कुछ जंक्शंस की मदद से कनेक्टेड होती है, तो वो कौन कौन से जंक्शंस हैं आपको ये बताना है। फाइन, तो सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। टिक टिक 1, टिक टिक 2, देखें 2 ही सेकंड दूंगा बस, इसे ज़्यादा नहीं दूंगा। चलिए, अगर इसका आंसर देखें तो हम कह सकते हैं कि यार हमारे पास एक तरह के जंक्शंस होते हैं, वी कॉल देम एज डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स, इनको आप एडहेरिंग जंक्शंस भी कहते हैं, यू ऑल्सो कॉल देम एडहेरिंग जंक्शंस। और ये जो एडहेरिंग जंक्शंस है ना, अगर मैं इनकी बात करूं तो आई कैन से क्या होते हैं ये इस तरीके से, मान लो कोई एक सेल है, ये कोई दूसरा सेल है, तो इसमें ना यहाँ पे आपको कुछ टोनोफाइब्रिल्स देखने को मिल जाएंगे। 1 सेकेंड, है ना, यहाँ पे पहले तो आपको कुछ टोनोफाइब्रिल्स देखने को मिलेंगे, केराटिन स्क्लेरोप्रोटीन से बने हुए टोनोफाइब्रिल्स, और यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर व्हाट, दीज आर डिस्क प्रोटीन्स, डिस्क प्रोटीन्स। और साथ में ये क्या है, ये है आपके इंटरफिलामेंट्स, और साथ में आपको यहाँ क्या मिल जाएंगे, आपके टोनोफाइब्रिल्स मिल जाएंगे। लाइक दीज इंटरफिलामेंट्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ व्हाट, टोनोफाइब्रिल्स। और टोनोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, दीज आर नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ केराटिन स्क्लेरो प्रोटीन से बने हुए आपके टोनोफाइब्रिल, जिसको आप क्या कहते हो, इसको आप इंटरफ्लामेंट्स कह सकते हैं। तो ये आपका एक डेस्मोसोम का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से आपकी एक सेल दूसरी सेल के साथ जुड़ने वाली है, और ये सपोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस तरह का जंक्शन। तो आप कह सकते हैं कि दो सेल्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट होंगी, एडजेसेंट होने वाली है, मतलब आपस में जुड़ने वाली है विद द हेल्प ऑफ दिस डेस्मोसोम्स, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। डन। तो हल्की सी बेसिक डिटेल अगर आपने जंक्शन के बारे में पढ़ी होगी तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा। अगले सवाल पे आते हैं, फाइंड आउट द रॉन्गली मैच। इनमें से कौन सा गलत मैच हो रखा है आपको ये बताना है, और आपको पता है मैच क्वेश्चंस मेरे फेवरेट होते हैं, तो ये क्वेश्चन बड़ी शिद्दत के साथ करना पड़ेगा आपको। यस, देखें आंसर, देखो अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर, मैं इसका आंसर बताऊंगा सीधा आपको, बिकॉज कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है इसमें, मैच क्वेश्चन है ना, आपको पता ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि यार जो पेरिटोनियम है ना, वो कौन बनाता है, पेरिटोनियम को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो, या वो जो टिश्यू होता है वो होता है सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, है ना। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ना, वो होता है जो क्या बनाता है, जो पेरिटोनियम बनाता है, नॉट द कॉलमनार वन। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बस आपको पता होना चाहिए क्या है इसमें, है ना। अब इसमें कुछ डिटेल नहीं चाहिए आपको। इफ यू नो द आंसर कि हाँ भाई पेरिटोनियम कौन बनाता है, तो यू नो द आंसर, अदरवाइज यू डोंट नो द आंसर। सही बात। देखें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सेइंग दैट ब्लड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। तो ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, वो एक्चुअली कौन बनाता है ब्लड प्लेटलेट्स को। आपको अगर याद हो तो हमारे इस चैप्टर के अंदर ना सबके बारे में दिया हुआ है कि आरबीसी को बनाने वाली कौन सी सेल्स होती है। हमें पता है बोन मैरो है, मगर सेल्स की बात कर रहा हूँ। इट्स लाइक हमारे पास अभी एक मैच्योर आरबीसी है, मैच्योर से पहले वो इमेच्योर आरबीसी भी रही होगी ना, तो क्या होती है वो इमेच्योर आरबीसी, लाइक इरिथ्रोब्लास्ट आर द वन विच फॉर्म इरिथ्रोसाइट्स, है ना, पूरा प्रोसेस होता है उसके अंदर। ऐसी डब्ल्यूबीसी हमारे पास क्या है, ल्यूकोब्लास्ट विच फॉर्म्स द ल्यूकोसाइट। सेम हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स हमें पता है विच इज योर प्लेटलेट्स, बट उनकी जो इमेच्योर स्टेज है उसे आप क्या कहते हो, है ना, अर्ली स्टेज। सो वी कैन से अर्ली स्टेज ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स जो थी वो कौन है, मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियो, वैसे तो ब्लास्ट होंगी, मेगा कैरियो ब्लास्ट, एंड दीज मेगा कैरियो ब्लास्ट जो होते हैं ना,
ये बनाते हैं क्या, मेगा कैरियोसाइट। और वो मेगा कैरियोसाइट जो होते हैं वो एक तरह की सेल है, उस सेल का एक छोटा सा फ्रेगमेंट टूट के अलग हो जाता है, उसे आप कहते हो प्लेटलेट्स। तो एक बात और ध्यान रखना कि प्लेटलेट्स जो है ना, या जो आपके पास, अच्छा मैं आपको बता ही देता हूँ क्या होने वाला है। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं क्या बनाती है, मेगा कैरियो ब्लास्ट बनाते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। और ये मेगा कैरियोसाइट्स जो है ये एक सेल है जिसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट बड ऑफ हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा, बड ऑफ फ्रेगमेंट, एंड दैट व्हाट वी कॉल्ड एज अ थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स, ठीक है। तो उसे आप प्लेटलेट कहते हो। और याद रखना कि प्लेटलेट जो है वो एक ट्रू सेल नहीं होती, एक असली सेल नहीं है, वो बस एक सेल का छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। तो प्लेटलेट इज नॉट अ ट्रू सेल। ये भी एक तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन, तो वी कैन से जो मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं, मेगा कैरियोब्लास्ट जो होती हैं, वो बनाती है किसको, आपके ब्लड प्लेटलेट्स को। दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यस, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। कह रहा है गॉबलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या फिर डेड केराटिनाइज्ड सेल। यस, गॉबलेट सेल्स हमने पढ़ा है, हमारे पास पूरा फ्लो चार्ट था जहां हमने टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पढ़ी थी। उनमें से इस पूरे फ्लो चार्ट में बस एक ही सेल ऐसी थी जो कि यूनिसेलुलर थी, एंड दैट्स योर गॉबलेट सेल, जो म्यूकस सिक्रीट करती है। तो गॉबलेट सेल्स कैसे होती हैं, आपकी यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं, एंड दे बेसिकली प्रोड्यूसेस म्यूकस। कहाँ पाई जाती हैं, स्टमक के अंदर। फाइन, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। 14 क्वेश्चन, सेइंग शॉर्ट लाइफ स्पैन इज ऑफ। कम लाइफ स्पैन किसका होता है। वैसे तो हम सारे सेल्स का लाइफ स्पैन जानते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं आपके आरबीसीज के बारे में, तो आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है। डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करें तो उनका लाइफ स्पैन क्या होता है। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो उनका लाइफ स्पैन क्या होता है। तो बात की जाए तो आपके पास जो डब्ल्यूबीसी है उनका, आरबीसी का जो है वो 120 डेज का होता है, राइट। डब्ल्यूबीसी जो है इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो इनका लाइफ स्पैन जो है वो होता है कुछ 3 डेज से लेके 30 डेज तक। हालांकि ये कुछ सालों तक भी वेरी कर सकता है ना, नॉट नेसेसरी, कुछ मंथ्स तक, कुछ सालों तक भी वेरी कर सकता है। प्लेटलेट जो होते हैं ये सर्वाइव करते हैं ओनली फॉर आई थिंक 48 आवर्स तक, आई थिंक। बाकी आई स्टिल कंफर्म दिस, ओके। तो आपके पास इस तरीके से ये जो है ये टाइम पीरियड है जिस तरीके से आपकी सेल्स जो है सर्वाइव करती हैं। अभी प्लेटलेट्स को हटा दो यहाँ से। तो अगर देखा जाए तो सबसे छोटा लाइफ स्पैन, अब इसने आरबीसी या डब्ल्यूबीसी में से नहीं पूछा, इसने डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स होते हैं उनमें से पूछ लिया। तो उनमें से आपको याद रखना है सबसे छोटा लाइफ स्पैन जो होता है ना वो मोनोसाइट्स का होता है, बिकॉज ये आफ्टर 24 आवर्स ही क्या कर देते हैं, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब ये सुसाइड में चली जाती है। फाइन, तो मोनोसाइट्स का सबसे शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ये आपको आज के बाद याद रखना है। नहीं याद हो तो स्टिकॉन्स पे लिख के अपनी टेबल के सामने चिपका दो, बेस्ट तरीका। नेक्स्ट, हवेशियन कैनाल जो है कहाँ पाई जाएंगी, एपीफाइसिस में या डायफाइसिस में, सोचो। बाकी तो होंगे ही नहीं, फर्स्ट या सेकंड में से ही होगा, ये आपको सोचना है। देखें, होपफुली क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखो, अगर ये एक बोन है ना, तो इस बोन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये होता है एपीफाइसिस, एपीफाइसिस, और ये होती है शाफ्ट जिसे आप डायफाइसिस भी कहते हो। और फिर वापस से क्या होगा, एपीफाइसिस। तो यही वो पोर्शन है जहां पे आपकी बोन मैरो पाई जाएंगी। यहां पे आपकी येलो बोन मैरो होगी, यहां पे आपकी रेड बोन मैरो होगी, रेड बोन मैरो। और ध्यान रखिएगा कि जो रेड बोन मैरो है यही वो पोर्शन है जहां पे क्या मिलेगा आपको, जहां पे क्या मिलेगा आपको, यही वो पोर्शन है जहां पे आपको बेसिकली हर्वेशियन कैनाल्स वगैरह जो स्ट्रक्चर हम जो देखते हैं ना, ऐसा वाला, ऐसा कुछ ऐसा, ये स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी, है ना। ये होगा पेरियोस्टियम, ये हो जाएगी आपकी एंडोस्टियम। इसके अलावा यहाँ पे आपकी कुछ सेल्स लेमिले, लैक्यूना, ऑस्टियोसाइट्स पाई जाती हैं और हर्वेशियन कैनाल्स पाई जाती है, राइट। दीज आर व्हाट, हर्वेशियन कैनाल। तो यहीं वो प्रेजेंट होंगी।
फाइन। तो इस तरीके से ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम देखते हैं किसका स्ट्रक्चर है, ये एपीफाइसिस का स्ट्रक्चर है। हम कह सकते हैं कि एपीफाइसिस में ही पाई जाती हैं क्या, आपकी हवेशियन कैनाल। डन। नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। सेइंग दैट मेटल रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए कौन सा मेटल चाहिए होता है। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा, क्या होता है हीमोग्लोबिन, फटाफट से आंसर गेस कर लो। सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाट इज हीमोग्लोबिन, दैट्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी O2 कैरिंग पिगमेंट मेड अप ऑफ आयरन, आयरन से बना होता है ना। अब बच्चे क्या करेंगे, इसमें आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए विच इज आयरन, बट एक्चुअली आपको ध्यान रखना है कि यार कॉपर और कोबाल्ट भी ट्रेस मात्रा में होते हैं रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन के मेटाबॉलिज्म के लिए कोबाल्ट चाहिए होता है, कॉपर चाहिए होता है, राइट। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑल ऑफ दीज। हालांकि बच्चे इसका आंसर ए लगा के छोड़ देंगे, बट ऑप्शन में आपका ऑल ऑफ दीज भी दिया होता है। अगर यहाँ ऑल ऑफ दीज या कुछ और दिया होता, मान लो सोडियम दिया होता, तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ आयरन होता, बिकॉज दैट इज द मोस्ट प्रायोरिटी और मोस्ट प्रेफर्ड आंसर। फाइन। तो एज ऑफ नाउ आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप जानते हैं कि यार आयरन के अलावा है ना, टू मेटाबोलाइज आयरन, मेटाबोलाइज आयरन, कोबाल्ट एंड कॉपर, दे बोथ आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द ट्रेस अमाउंट। हमें इनकी भी आवश्यकता पड़ती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। डन। नेक्स्ट पे आ जाओ। 17 क्वेश्चन। सेइंग दैट न्यूरोलेमा जो होता है, दिस इज व्हाट इज न्यूरोलेमा। तो आपने न्यूरॉन नर्व सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सर। वैसे इस चैप्टर में ये वाले क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू के, आरबीसी के या इसके, बिकॉज इस चैप्टर में हम आरबीसी आपका ब्लड कनेक्टेड टिश्यू भी पढ़ते हैं, इसमें हम बोन्स के बारे में, स्केलेटल टिश्यू भी पढ़ते हैं, राइट, नर्वस टिश्यू भी पढ़ते हैं। तो इससे ये सवाल यहाँ पे बन सकते हैं बहुत ईजिली। देखें आंसर, हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, साइटोप्लाज्म ऑफ शॉन सेल। तो अगर आपके पास ये कोई एक सेल है विच इज न्यूक्लियस, दिस इज साइटोन, दिस इज एक्सॉन एंड दिस इज एक्सॉन बल्ब, राइट। तो यहां पे क्या पाई जाती है आपकी, here you will see some Schwann cells which forms myelin sheet and the gap between them is called as node of Ranvier। ये सब आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो जो शॉन सेल है, इसी के ऊपर आपको जो लिक्विड मिलता है विच इज़ द साइटोप्लाज्म ऑफ शॉन सेल, जो नोड ऑफ रेनवियर पे भी प्रेजेंट होगा, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज न्यूरोलेमा। दिस इज न्यूरोलेमा, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये साइटोप्लाज्म है शॉन सेल का। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन पे आ जाओ, पढ़ो क्या कह रहा है, लगाओ रट्टा। देखो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू सेल। हमने पढ़ लिया, हमने पीछे ऐसा स्टेटमेंट भी इसको लिख चुके हैं कि प्लेटलेट जो होते हैं वो प्रॉपर सेल नहीं होती, दीज आर द फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं 19 क्वेश्चन। सेइंग दैट कोलेजन क्या होता है, एक तरह के कोलेजन्स क्या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, या ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, या फिर फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। तो हमें ये तो पता है कि यार जो आपके पास कोलेजन्स हैं वो क्या है, वो एक तरह के आपके प्रोटीन्स होते हैं। ये मैंने कहाँ बताया था आपको, ये देखो प्रोटीन फाइबर्स, राइट। और कौन, इसमें आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कोलेजन के बारे में। हालांकि इलास्टिन प्रोटीन्स भी होते हैं, कोलेजन्स भी होते हैं, है ना। तो कोलेजन्स जो है वो एक तरह के आपके प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, दैट्स द करेक्ट आंसर। डन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फाइबरस प्रोटीन्स। नेक्स्ट पे आते हैं 20 क्वेश्चन। सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको ऑप्शंस को पढ़ने और बताओ कौन सी स्टेटमेंट गलत है, आपको ये बताना है। देखें तो पहला कह रहा है द ब्राउन एडिपोज टिश्यू सेल हैज अ सिंगल लार्ज ड्रॉपलेट सराउंडिंग बाय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, वेयर एज द वाइट एडिपोज टिश्यू जो होती है उसके पास छोटे छोटे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होते हैं फैट के। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्राउन फैट कंटेन्स मैनी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वाइल वाइट फैट सेल जो होती है उसके पास कम होते हैं। ब्राउन सेल जो है उसके पास लार्ज कैपेसिटी है टू जनरेट द हीट, एंड वाइट फैट इज हैविंग लेस, एंड ब्राउन फैट जो है इज मेनली फाउंड इन द न्यू बॉर्न मैमल्स। देखें कर लिया 10 खुद से। चलिए सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज ये कह रहा है कि जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है उसके पास एक सिंगल ड्रॉपलेट होता है, विच इज रॉन्ग। इसके पास मैनी स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं। और वाइट वाला जो होगा ना, नेक्स्ट वाला वाइट एडिपोज,
इसके पास होगा सिंगल, तो उन्होंने ऑपोजिट कर दिया है, तो दैट इज व्हाट वी कैन से द करेक्ट और द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट, एंड दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट, विच टिश्यू इज करेक्टली मैच विद द लोकेशन, कौन सा टिश्यू सही से मैच हो रखा है आपको ये बताना है। एरियोला टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल या फिर स्मूथ मसल सेल। तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो आपकी नोज में हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ट्रांजिशनल एपिथेलियम पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ एक जगह पे पाया जाता है, एंड दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। सो दैट इज द प्लेस वेयर यू विल सी कि हमारे पास क्या पाया जाएगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सो वी कैन से दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये गलत हो जाएगी, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है ना, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट कह रहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या आपके स्टमक को लाइन करेगी, ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा। कॉलमनार है जो एपिथेलियम को या स्टमक को लाइन करती है, कॉलमनार जो है ना वो लाइन करती है, ना कि क्यूबॉइडल, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दिस इज करेक्ट, बिकॉज इंटरनल ऑर्गन्स को बनाने वाली कौन सी मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है, फाइन। तो इजी था। नेक्स्ट पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। सेइंग फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखो, पॉज द वीडियो, ट्राई बाय योरसेल्फ, जब तक मैं भी रीड कर लेता हूँ। हाँ देखें, तो होपफुली आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, एंड ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज ये कह रहा है लेस अबंडेंट। और आप जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू एक लौता ऐसा टिश्यू है जो कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है आपकी बॉडी के अंदर, फाइन। और एपिथेलियम टिश्यू कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियम फर्स्ट इवॉल्विंग टिश्यू है, ये आपको एज इट इज याद रखना है। डन। 23 पे आ जाओ। सेइंग दैट ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ देखने को मिलेगी आपको, देखिए मैंने आपको जस्ट बताया अभी, यूरिनरी ब्लैडर में आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम देखने को मिल जाती है, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट पे आ जाए, ये सब लोकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट, इसमें कुछ मतलब समझाने जैसा नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है यूरेथ्रा, वेजाइना, ईसोफेगस, तो ये कहाँ, इन जगहों पे कौन सी वाली एपिथेलियम पाई जाती है। तो आपको पता है कि ये ओपनिंग्स है ना, दीज आर व्हाट, दीज आर द ओपनिंग्स ऑफ बॉडी, ओपनिंग्स ऑफ बॉडी। और हमने पढ़ा था कि जो ओपनिंग्स ऑफ बॉडी है वहां पे कौन सी तरह की सेल्स पाई जाती है, उन्हें कवर करती है आपकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कौन सी वाली, नॉन केराटिनाइज्ड। सो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये वाली सेल्स होती है ना, जिसे आप NKSSE भी कहते हैं, ये सेल्स पाई जाती हैं कहाँ पे, दीज आर लोकेटेड एट दीज प्लेसेस लाइक यूरेथ्रा, वेजाइना, ईसोफेगस, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, सर्विक्स, इन सब जगहों पे पाई जाएगी। एंड द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, डी, फाइन। 25 पे आ जाओ। सेइंग द जंक्शन विच हेल्प्स टू स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, तो ये आपके पास कीवर्ड आ गया भाई, इसको एज अ कीवर्ड मान के चलना कि जहां पर भी अगर जंक्शन की बात हो रही है और लीकेज वर्ड अगर आ जाए तो वहां पे आएगा आपका टाइट जंक्शन, वहां आएगा आपका टाइट जंक्शन। तो लीकेज के लिए टाइट वर्ड यूज करेगा। अगर फ्री अलाउ कह रहे हैं कि चीजें यहां से वहां पहुंच पाएंगी, तो वो एग्जाम्पल होगा इसका गैप जंक्शन का। इसमें क्या होगा, फ्री मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, फ्री मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल, ये तो हो नहीं सकता, है ना। एडहेरिंग जंक्शन हमने अभी पढ़ा है, क्या, डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स जहां पे क्या होता है, एडहेरिंग होता है। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। 26 पे आ जाओ। कह रहा है असर्शन रीजनिंग है। पहला कह रहा है सम ऑफ द कॉलमनार और सीलिएटेड एपिथेलियम कैन बी स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेटिंग एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टू फॉर्म अ ग्लैंडुलर वन। और सेकंड कह रहा है कि रीजन आपके पास स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स व्हिच आर रेगुलर बाउंड्रीज। देखो कौन सा सही कौन सा गलत, देखें आंसर। चलिए, तो अगर आंसर देखा जाए तो हम सिंपली कह सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएंगी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। क्यों? बिकॉज आप सिंपली देखो, ये जो कह रहे हैं ना सिलिएटेड, यहाँ सिलिएटेड की जगह अगर इसने क्यूबॉइडल दिया होता तो ये सही हो जाता, तो इसने सिलिएटेड का है। सेकेंडली यहाँ पे इसने रेगुलर बाउंड्रीज कह दिया, जबकि आपको पता है कि जो आपके पास स्क्वैमस सेल्स होती हैं
उनकी बाउंड्रीज कैसी होती है, इरेगुलर होती है, रेगुलर नहीं होती. दीज आर फ्लैट लाइक सेल्स, सो दे हैव अ इरेगुलर बाउंड्री, नॉट रेगुलर. So we can say both the statements are wrong here. Fine. 27. एक और assertion reasoning question. Try it by yourself. करो भाई. कह रहा है the long neuroglial cells up 1/4 the volume of neural tissue. जो आपको पता है नर्वस टिश्यू में दो तरह के सेल्स आते हैं, न्यूरोग्लियल और न्यूरॉन्स. तो उसमें से जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं क्या वो 1/4 पोर्शन बनाते हैं पूरे नर्वस सिस्टम का? नहीं. आपको पता है कि जो ये वाले सेल्स हैं ये आपका बनाते हैं कितना पोर्शन? 1/1/2 of the portion. So 1/2 volume of nervous tissue. So nervous tissue जो होता है उसका 1/2 पोर्शन कौन बनाते हैं? आपके न्यूरोग्लियल सेल्स बनाते हैं और बाकी बचा हुआ आपके न्यूरॉन्स बनाते हैं. तो वी कैन से दिस इज रॉन्ग हियर. नेक्स्ट कह रहा है न्यूरोग्लियल सेल्स जो है क्या ये एक्साइटेबल सेल्स हैं? नहीं. न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेबल होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स आर नॉन एक्साइटेबल. नॉन एक्साइटेबल. तो वी कैन सिंपली से ऑप्शन नंबर सी इज अगेन द करेक्ट आंसर बिकॉज दोनों ही रॉन्ग है यहाँ पे. फाइन. नेक्स्ट देखो 28th क्वेश्चन. ट्राई करो खुद से. कह रहा है स्पेशलाइज सेल दैट मेक्स द मसल टिश्यू. तो मस्कुलर टिश्यू को या मस्कुलर सिस्टम को बनाने वाला कौन सी सेल्स होती हैं? कौन सी सेल्स होती हैं? तो ये तो देखते ही आपका आंसर आना चाहिए. अगर आपने चैप्टर ठीक से डिटेल में पढ़ा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि मायोसाइट्स है ना, ये बनाती हैं क्या? मायोब्लास्ट जो होती है ना, दीज आर द प्री या अर्ली सेल्स जो बनाती हैं मायोसाइट्स. और ये जो मायोसाइट्स है फिर ये बनाते हैं क्या? आपके मस्कुलर टिश्यू को. फाइन. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. डी इज द करेक्ट आंसर. डन. 29 देखो. कह रहे हैं ऑर्गन कंप्राइज ऑफ. देखिए आपका जो हार्ट है ना, हार्ट जो है वो कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है? तो आपको पता है यार हार्ट एक ऐसा आपका ऑर्गन है जिसमें आपको पता है ऐसे नोड है, मतलब कि उसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है. एपिथेलियम सेल्स तो होंगी उसमें, लाइक आपको पता है कार्डियक सेल्स होती हैं, तो मस्कुलर सेल्स भी हैं उसके पास, राइट. इसके पास कनेक्टिव सेल्स भी होंगी आपकी, राइट. जैसे इंटरमस्कुलर जंक्शंस जो होते हैं वो आपके इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती हैं विच आर योर कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा. ठीक है. तो वी कैन से आपकी सारे के सारे टिश्यू जो है ये सारे टिश्यू मिलके ही आपके हार्ट को बनाते हैं. तो वी कैन से ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. ABCD. डन. तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं. इजी नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा कि इजी सवाल था, बट इट्स लाइक बच्चा सोचेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि चारों टिश्यू मिलके एक ऑर्गन को बनाएंगे. ऐसा हो सकता है. नेक्स्ट, फीचर कॉमन टू बोन एंड कार्टिलेज इज द प्रेजेंस ऑफ. तो बोन और कार्टिलेज में कॉमन फीचर क्या है? हवेशियन कैनाल जो है ये कॉमन नहीं होता, ये सिर्फ बोन्स में पाई जाती है, आपके कार्टिलेज में नहीं पाई जाती. तो ये तो सिर्फ बोन में होंगी. ठीक है सर. नेक्स्ट, लेमेला. लेमेला भी आपको पता है सिर्फ और सिर्फ बोन में होता है. लैक्यूना जो होता है वो कार्टिलेज और इस दोनों में होगा. हीमोपोइटिक टिश्यू कौन ब्लड फॉर्म करता है? तो आपके सिर्फ बोन ही फॉर्म करती है, कार्टिलेज तो ब्लड फॉर्म करता ही नहीं है. हाँ, लैक्यूना इज द वन जो कि दोनों में ही पाया जाएगा. लैक्यूना है क्या? एक तरह का डिप्रेशन जहां पे आपकी सेल्स पाई जाती है, whether they are chondrocytes or osteocytes. Fine. So this is the correct answer. And shall we complete this our today's interaction? Hopefully you enjoy the video. और हमने आज के इस सेशन को कंप्लीट कर लिया है. तो अब तक हम इस पूरे चैप्टर पे 60 क्वेश्चंस लगा चुके हैं. 30 कल लगाए थे, 30 आज लगा लिए. सो स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट? किसी सवाल में कोई डाउट आता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कोई और अगर आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं आप मुझसे, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. बाकी आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सर बायोलॉजी, और नीट निकेतन, आपको वो टॉपिक वहाँ पे मिल जाएगा. तो विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस. पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, और काफ़ी कम समय बचा है आपके नीट एग्जामिनेशन में, तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करें अच्छे से सवालों की, है ना. और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर.